आज से 105 दिन पहले बिहार के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब ठीक 105 दिन बाद उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। यह बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या यह जो राजनीतिक घटना बिहार में घटी है यह सिर्फ बिहार की कहानी है या फिर बीजेपी की राजनीति का यह एक बड़ा पैटर्न है? दरअसल पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कई राज्यों में बीजेपी पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है, सत्ता में हिस्सेदारी लेती है और फिर धीरे धीरे अपना संगठन और वोट बैंक मजबूत करती है और फिर उसी राज्य में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक बिहार की मौजूदा स्थिति को ऑपरेशन लोटस का एक नया संस्करण बता रहे हैं और आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको उसी ऑपरेशन लोटस के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम आशिक प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 105 दिन बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि वे अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी? मौजूदा विधानसभा की स्थिति देखें तो बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए यह लगभग तय माना जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी अब किसी भी हालात में दूसरा नीतीश कुमार तैयार नहीं करना चाहती है। इस बयान के पीछे एक लंबा राजनीतिक अनुभव छिपा हुआ है। दरअसल साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी, जबकि नीतीश कुमार की समता पार्टी को सिर्फ 34 सीटें मिली थी। इसके बावजूद उस समय बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने नीतीश कुमार को नेता चुना और वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस सरकार की उम्र सिर्फ 7 दिन रही। लालू प्रसाद यादव ने फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को गिरा दिया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी लंबे समय तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने साल 2000 की उस भूल से एक सीख ली है। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर 2025 को जब गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता इस शपथ से नाराज थे। यहां तक कहा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को यह प्रस्ताव दिया गया था कि वे अपनी पसंद के किसी नेता का नाम मुख्यमंत्री के लिए सुझा दें और बीजेपी उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन नीतीश कुमार और उनके रणनीतिकारों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेडीयू का कहना था कि जनता ने वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। हालांकि चुनाव के दौरान ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब जब उन्होंने राज्यसभा का रास्ता चुना है तो जेडीयू के भीतर से यह मांग उठ रही है कि उनकी पसंद के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरण को देखें तो यह मांग पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। अब यहीं से यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की राजनीति में एक खास पैटर्न काम कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि बीजेपी पहले किसी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है, सत्ता में हिस्सेदारी लेती है और फिर धीरे धीरे खुद उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। 1989 में बीजेपी और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के बीच गठबंधन शुरू हुआ था। उस समय शिवसेना बड़ी पार्टी थी और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने अपना संगठन मजबूत किया। 2014 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग विवाद के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। बीजेपी अकेले 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि शिवसेना 63 सीटों पर सिमट गई। 2019 में बीजेपी 105 सीटों के साथ फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के कई विधायकों के साथ बगावत कर दी और उद्धव ठाकरे की सरकार
गिर गई। शिंदे मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 2024 के चुनाव में बीजेपी 132 सीटें जीतकर फिर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। फिर ओडिशा में भी कुछ हद तक ऐसा ही राजनीतिक सफर देखने को मिला। 1988 में बीजू जनता दल की स्थापना के साथ ही उसने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 68 सीट और बीजेपी को 38 सीटें मिली थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने। 2009 में बीजेडी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद भी बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। 2009 में उसे 6 सीटें मिली, 2014 में 10 सीटें मिली और 2019 में 23 सीटें। आखिरकार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर पहली बार ओडिशा में सरकार बना ली, जबकि बीजेडी 51 सीटों पर सिमट गई। गोवा में भी बीजेपी का राजनीतिक सफर कुछ इसी तरह का रहा। 1990 के दशक तक बीजेपी यहाँ एक छोटी पार्टी थी। 1994 में उसे सिर्फ 4 सीटें मिली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। 1999 में बीजेपी 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने छोटे दलों के समर्थन से सरकार बना ली। इसके बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी 20 सीटों के साथ स्पष्ट रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि यह रणनीति हर जगह सफल नहीं रही। पश्चिम बंगाल इसका एक बड़ा उदाहरण है। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। सबसे चर्चित नाम शुभेंदु अधिकारी का था। उस समय टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाना चाहती है, लेकिन चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और बीजेपी सरकार बनाने से दूर रह गई। झारखंड में भी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के आरोप लगे। 2019 के चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। बाद में कई बार यह आरोप लगा कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई और हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। पंजाब में भी बीजेपी को इसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन 1996 से चला आ रहा था, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध के बाद अकाली दल ने 2020 में एनडीए छोड़ दिया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। इन उदाहरणों से यह साफ होता है कि बीजेपी की राजनीति में गठबंधन और संगठन विस्तार एक महत्वपूर्ण रणनीति रही है, लेकिन हर राज्य की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए हर जगह यह रणनीति एक जैसी सफल नहीं दिखती है। तो अब तक आपको मैं ये बताया कि किस तरह से बीजेपी का ये पैटर्न अन्य राज्यों में काम किया है। अब सवाल यह है कि बिहार में आगे क्या होगा। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं, जो कि लगभग तय है कि वो जाएंगे, तो फिर यह लगभग तय है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों से राज्य की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं होगा, बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। और तब यह बहस और तेज हो जाएगी कि क्या बीजेपी की राजनीति में पहले सहयोगी दलों के साथ सत्ता में आना और फिर धीरे धीरे खुद सबसे बड़ी ताकत बन जाना एक तय राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। क्या बीजेपी क्षेत्रीय दलों के लिए एक खतरनाक सहयोगी पार्टी है? अब आप यानी कि दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बीजेपी की इस रणनीति को क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।